दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कुछ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मोर सर्किल हमने डिटेल में आपको करा दिया है, एक बार देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। मोर सर्किल आपको बहुत शानदार तरीके से सीखने को मिलेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, मोर सर्किल सीखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस देखिए और हमने बेसिक स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का भी लेक्चर आपको कराया है। डेरिवेशंस की जरूरत नहीं थी, पर हर एक पॉइंट्स में कौन किस प्लेन से एंगल लिया गया उसको हमने डिटेल में कराया। मोर सर्किल थोड़ा इत्मीनान से सारे पार्ट देखिए। जब आप सारे पार्ट देखते हैं तो कंप्लीटनेस आता है। ऐसा नहीं कि आप बनाना सीख गए तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, आपको उसमें हर एक की मीनिंग भी आनी चाहिए। तो मोर सर्किल पार्ट 1 में हमने आपको बनाना सिखाया है, पार्ट 2 में हमने उसकी रीडिंग लेना सिखाया है कि उसमें कौन सी बातें क्या वैल्यू आपको बताएगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मोर सर्किल और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ही अभी तक हो पाया था। बहुत लोगों की डिमांड है सर पहले सोमी करा दीजिए। खैर मैकेनिक्स तो हम 100% आपको कराएंगे, ज्ञानी बना देंगे मैकेनिक्स के हर एक टॉपिक को डिटेल में हम कवर कर रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चंस भी हम डिटेल में कवर कर रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट चीजें लेंगे। पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी वेटेज बहुत ज्यादा है और सारे सब्जेक्ट की तुलना में देखा जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चाहे यूपीआरवेनल का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या इसरो का पेपर आपने देख ही लिया होगा, हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ऐसे अगर बार्क का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी दिन। तो आप ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन की डेट सबकी आ गई है, 2021 हो जाएंगे। जहां आपको होना होगा हो जाइएगा, मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएंगे और आप ही को तो होना है भाई, आप में से तो किसी को होना है। तो खूब मेहनत करिए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के न्यूमेरिकल सेक्शंस को हम कवर कर रहे हैं, थियरी एक एक पॉइंट वाइज अगर आपने समय दिया तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक एक कोने को आपको हम बताएंगे, ले जाएंगे, लेकिन वो समय लगेगा, वो शायद एग्जाम तक 2021 तक भी ना हो पाए, क्योंकि जो चीजें सीखनी है सही सीखनी है और पूरा कंप्लीट सीखनी है। उसके बाद एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए बस। तो ऐसे जो भी करिए कंप्लीट करिए और थोड़ी थोड़ी चीजों से नहीं बन पाएगा, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा और सिर्फ हमारे ना पढ़ने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर इस जो चीजों को हमने पढ़ाया है इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गारंटी सिलेक्ट नहीं होंगे। आपको इसको पढ़ना ही है, इससे क्लैरिटी भी आएगी, क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मेहनत करनी ही करनी। तो आप सब लोग क्या करिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। कभी इस पर थियरी सीरीज भी लेके आएंगे, बहुत डिटेल में थियरी कराएंगे, परेशान नहीं होना है। कुछ बेसिक चीजें आपको याद भी होती हैं तो इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग से एक निवेदन है और जो आपको करना चाहिए, ड्यूटी आप समझ के कर सकते हैं। आप सब लोग इसको बहुत मैक्सिमम लोगों में शेयर करिए, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हो, सबको ये आना ही चाहिए, क्योंकि मटेरियल्स के बारे में आपको पढ़ना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उस पर लगने वाली लोडिंग की वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेस बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक दिन हम डिटेल में आपको थ्योरी कराते हैं, मजा आने वाला है। अभी हम क्वेश्चन सीरीज पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम आने ही चाहिए, इसलिए हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए। मैक्सिमम लोग तक शेयर कर दीजिए, किसी भी स्टूडेंट तक ये ऐसा ना हो कि पहुंचा नहीं। एग्जाम के पहले सब तक पहुंचना चाहिए, सारे एग्जाम बैक टू बैक लगे हुए हैं, तो ध्यान रखिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए। यूपीआरवेनल भी है, यूपी ट्रिपल एससी भी है, बार्क भी है, इसरो भी है, सबका एग्जाम एक साथ ही है, तो सब ध्यान रखिए। एसएससी तो है ही, ठीक है, गेट के पेपर दे रहे हैं तो गेट तो रहेगा ही। गेट में थोड़ी सी चीजें और एडवांस रहती, पर बेसिक तो पर तब भी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा। ईएससी के क्वेश्चंस है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, जो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, हम करा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ स्टील इज लोडेड। कोई एक ब्लॉक है, कोई भी एक ब्लॉक है, स्टील का ब्लॉक है, ऐसे कोई ब्लॉक है, इज लोडेड बाई अ टेंजेंशियल फोर्स, अ ब्लॉक ऑफ स्टील। तो पहले हमने ब्लॉक ऑफ स्टील बनाया,
बाई अ टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स टॉप, ऐसे टॉप पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। और लास्ट में ये क्या है, ये नीचे क्या है, टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट्स टॉप व्हाइल बॉटम सरफेस इज हेल्ड रिजिडली, जबकि बॉटम सरफेस को रिजिडली क्या किया गया, हेल्ड, रिजिडली को पकड़ा गया है। अब आप खुद सोचिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, कितना शानदार। आप बॉटम को पकड़ लीजिए, कस के जाने नहीं देंगे, और कोई ऊपर से ऐसे खींच रहा है, कोई एकदम ऊपर से खींच रहा है, तो ये बताइए कि होना क्या चाहेगा, क्या डिफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक इज, डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्लॉक इज, तो क्या बात होनी चाहेगी। आप ऐसे नीचे पकड़े, कोई ऊपर ऐसे खींचना चाहता है, तो एक तरीके अगर हम किसी प्लेन के पास जाएं, अरे भैया क्या हाल है, थोड़ा बताओ हालचाल, तो वो कहेगा ये तो यार खींच रहे हैं। किसी भी प्लेन के पास आप जाइए तो उससे पूछिए क्या हाल है, तो कहेगा कि ये एक लोग पकड़े हैं, एक लोग खींच रहे हैं। और जब खींच रहे हैं तो इस प्लेन को आप ऐसे सरका देना चाह रहे हैं, ऐसे कोई प्लेट है तो आप इस प्लेन को ऐसे क्या करना चाह रहे हैं कि सरक जाए, ये पकड़े रहें और ऐसे खींचें, तो इस प्लेन को क्या करना चाहते हैं आप, स्लाइड करा देना चाहते हैं। और स्लाइड ध्यान रखिएगा, टेंजेंट अगर है तो शियर है, उस समय थोड़ी सी छिल के निकल जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर है तो बहुत खतरनाक है, तो नाम ध्यान रखिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर ठीक है, तो परपेंडिकुलर खतरनाक होता है। खैर, तो ये क्या करना चाहता है कि इस प्लेन से पूछा, हम कहीं भी जाके पूछ सकते हैं ना, हालचाल पूछेंगे तो तभी तो डिफॉर्मेशन। तो जैसे इसी प्लेन के बारे में गए, का हो का हाल, तो इसने कहा कि सर ये पूरा ऐसे सरक जाना चाहता, ऊपर का गुटका ऐसे ऊपर की तरफ चला जाना चाहता, और ये इसे पकड़े। अगर और कुछ हम पूछें तो ये इसको ऐसे बेंड करा देना भी चाहता है, ऐसे मोड़ देना चाहता। ऐसे क्या है, अब बेंडिंग जब देखिए, बेंडिंग इफेक्ट तब बहुत ज्यादा होगा जब इसकी हाइट बहुत ज्यादा, तब बेंडिंग, जैसे रॉड अगर कोई है और ऊपर पकड़, नीचे जाम रखो, नीचे जाम रखो भाई, और ऊपर पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो क्या करना चाहेगा, मोड़ना चाहेगा अगर हाइट बहुत ज्यादा, और सरकाना भी चाहेगा, स्लाइड भी कराना चाहेगा। तो इस सरफेस पर ये क्या करना चाहेगा, शियर भी होगा और बेंडिंग भी होगा, इस सरफेस पर शियर भी होगा और बेंडिंग भी होगा। तो ध्यान रखिए, शियर ओनली ये गलत है, बेंडिंग ओनली वर्ड गलत है, सिर्फ शियर नहीं। किसी भी प्लेन में, ब्लॉक में अगर डिफॉर्मेशन देखोगे किसी भी प्लेन में, तो शियर के साथ साथ बेंडिंग होगा, क्योंकि शियर के साथ साथ ये इसको मोड़ देना चाहे, पूरा पूरा मेंबर को मोड़ देना चाहेगा, तो शियर एंड बेंडिंग बोथ, इसमें क्या होगा, शियर एंड बेंडिंग बोथ। टॉर्सन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि मरोड़ने वाला कोई नहीं होगा, ट्विस्ट करने वाला कोई नहीं होगा। टॉर्सन आपको समझ में, हमने आपको मोमेंट का एक शानदार लेक्चर कराया, एक बार सीख लीजिएगा यार कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, और टॉर्सनल मोमेंट क्या होता है। एक छोटी सी बात हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई एक ऐसा मेंबर है, सर्कुलर ही मानिए, अगर ये कोई सर्कुलर मेंबर है तो इसका ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट होगा ऐसे, इसका जस्ट अपोजिट, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका इक्विलिब्रियम में तो रहता ही, तो ऐसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जैसे ये अंगूठे एक्सिस किधर हुआ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके अबाउट जो मूवमेंट होगा वो टॉर्क कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, टॉर्क। और जो इसके, जैसे इसी में आप देखेंगे इसका क्रॉस सेक्शन है, तो परपेंडिकुलर तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, ये ऐसे। अगर इस एक्सिस के अबाउट कोई मूवमेंट है, अगर आप ऐसे मोड़ देना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट कोई मूवमेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, बेंडिंग मूवमेंट। ऐसे आप ऐसे ऐठ देना चाहते हैं, तो ऐसे ही, तो ये बेंड करा देने वाला बेंडिंग मूवमेंट, ये टॉर्सनल मूवमेंट। और बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे दो एक्सिस के अबाउट हो सकता है। डिटेल डिस्कशन मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने बात किया। टर्निंग मूवमेंट होता है कि जैसे कोई भी बॉडी अगर पिन के अबाउट, किसी एक पिन के अबाउट रोटेशन के लिए फ्री है, उस समय फोर्स लगाओ तो टर्न कर जाएगा, तो टर्निंग मूवमेंट होगा। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे ये फोर्स क्या कहलाएगा, शियर और बेंडिंग बोथ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
अ लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट, कोई एक लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट है कंटेनिंग अ रिबिट होल इज, कंटेनिंग अ रिबिट होल, इस प्लेट में क्या है, एक होल है, रिबिट होल, रिबिट होल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म यूनिएक्सियल, यूनिफॉर्म एक ही एक्सिस के अलोंग कितना मेगापास्कल, 95 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस दिया हुआ है। फोर्स इंटेंसिटी एक तरीके से दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्लेट ये आपसे पूछा गया। तो यहां पर ये जो है 95 मेगापास्कल है, यहां पर जो है वो कितना है, 95 मेगापास्कल है, वहां पर 95 मेगापास्कल है। अगर हम यहां पर सेक्शन कट करेंगे, अगर हम यहां पर सेक्शन कट करेंगे तो क्या मटेरियल आपका पूरा मिलेगा, अगर एकदम बीचों बीच से कट करेंगे तो मटेरियल आपको सिर्फ इतने सेक्शन में ही मिलेगा, इस बीच के सेक्शन में नहीं मिलेगा, फिर नीचे मिलेगा। बात समझ में आ रही? जैसे आप सोचिए कि यहां जब आप कट करेंगे तो यहां बीच में होल है, क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट कंटेनिंग अ रिबिट होल, अब होल है तो यहां मटेरियल तो नहीं होगा, is subjected to 95 megapascal, the maximum stress in the plate is, maximum stress आपसे पूछा गया, बात समझ में आ रही? अब बताइए जो 95 है ये क्या है, ये फोर्स अपान यहां का एरिया, फोर्स अपान यहां का एरिया, और यहां का एरिया क्या होगा, 10 इंटू टी, फोर्स अपान यहां का एरिया 10 इंटू टी, बात समझ में आ रही है? अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर रेजिस्टिंग एरिया की बात करेंगे, तो यहां पर बीच का मटेरियल गायब है, तो यहां का रेजिस्टिंग एरिया जो होगा वो क्या होगा, 10 माइनस 5, 10 में से 5 चला गया क्योंकि इतना एरिया नहीं, इंटू टी, तो ये कितना आएगा, 10 में से 5 5t होगा। यहां का रेजिस्टिंग एरिया समझ पा रहे हैं, यहां पे जो आपका रेजिस्ट करने वाला एरिया है, क्योंकि ये बीच का मटेरियल है नहीं, तो यहां पर 10 में से 5 चला गया, बचा 10 माइनस 5 इंटू थिकनेस, हर जगह यूनिफॉर्म है, लिखा भी है थिकनेस हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म, तो ये आपका हो गया रेजिस्टिंग एरिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेस बताइए, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होगा, जहां पर एरिया कम होगा, क्योंकि हर जगह लोड तो समान है, किसी भी सेक्शन पर आप देखेंगे तो फोर्स तो समान है, पर जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, जहां पर एरिया कम होगा वहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, P अपान जो भी फोर्स F मान लीजिए, F ही माने हैं पहले, तो अब भी F, ये लोड क्या होगा, F अपान एरिया, मिनिमम एरिया, ये तो हम अपने से बताएंगे, ये कौन सा, मैक्सिमम नॉमिनल स्ट्रेस, ये क्या होगा, मैक्सिमम नॉमिनल स्ट्रेस होगा, F अपान ए मिनिमम। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा, तो एक्चुअल में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इनटू मैक्सिमम स्ट्रेस का नॉमिनल वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस का क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ये बताता है कि अगर कहीं पर कोई भी एरिया में इरेगुलरिटीज है, सरफेस एरिया में क्या है, इरेगुलरिटीज है, तो वहां पर स्ट्रेस की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, और कितने गुना बढ़ जाती है वही कौन बताता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। तो यहां पर सर्कुलर होल के केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक्चुअल में 1 + 2a/b होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल होल के लिए a, अब सर्कुलर है तो ab बराबर होगा, तो सर्कुलर होल के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 3 होता है, सर्कुलर होल के लिए स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होता है, 3। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम, और नॉमिनल मैक्सिमम क्या हो, F अपान
रेजिस्टिव ए मिनिमम क्या होगा 5t f अपान 5t। तो f अपान 10t आपको मालूम है, तो क्या आएगा 3 इंटू 95 इंटू 2, क्योंकि अगर 2 से इधर गुणा कर दें 2 से इधर गुणा कर दें तो आपको मिल जाएगा f अपान 5t। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा 6 इंटू 95 मेगा पास्कल। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा 25 और 9 6 के 54 357 मेगा पास्कल। बात समझ में आ रही? तो आपका जो होगा मैक्सिमम, ये एक्चुअल मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, एक्चुअल मैक्सिमम नॉमिनल स्ट्रेस जो होगा वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इनटू सिग्मा मैक्स नॉमिनल होगा। ये नॉमिनल जो कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, तो कैलकुलेशन से f अपान ए मिनिमम के, और ए मिनिमम क्या होगा 10 - 5 इंटू टी, 10 - 5 इंटू टी, और 10 ये पूरा डिस्टेंस 10 है और इसमें से 5 चला गया, ये क्या है 5 चला गया और t है, तो 10 - 5 इंटू टी होगा कि नहीं? तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ f अपान 5t होगा, और f अपान 5t के लिए 95 इंटू 2 आपने कर दिया। तो अब आपका कितना आ गया? बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हुआ? जो आपका स्ट्रेस इंटेंसिटी यहां पर 95 है, ना कि यहां पर। स्ट्रेस की इंटेंसिटी क्या है? यहां पर 95 है। अगर इस सेक्शन पर 95 होता तो सिर्फ 3 गुना ज्यादा होता, सिर्फ 3 गुना ज्यादा, तब आपका आ जाता है 285। तो यहाँ पे 100 भी नहीं होगा, 285 होगा, 190 भी नहीं होगा। इनडिटरमिनेट तो नहीं कह सकते, आंसर तो हम निकाल ही रहे हैं, कितना होगा 570 न्यूटन, सॉरी मेगा पास्कल, 570 मेगा पास्कल। बात समझ? तो अब इसमें जैसे क्या है, एक सर्कुलर होल के बजाय इनडिटरमाइन आंसर हो सकता है अगर ये होल की डायमेंशन हमें एग्जैक्टली ना पता हो। सर्कुलर होल के केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 3 होता है, तो अब यहां पे तो आप इनडिटरमिनेट बोल सकते हैं। बात समझ? या आप यहां मैक्सिमम स्ट्रेस आप पूछ लीजिए 95 अगर यहां पर हो, यहां अगर 95 हो तो उस समय 3 गुना ज्यादा होगा 285। तो ध्यान फिर से पढ़िए, अ लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट कंटेनिंग अ रिबिट होल इज subjected to uniform tensile stress of 95 मेगा पास्कल। वो 95 इस डायग्राम से यहां पर दिखाया गया है। तो अब यहां पर स्ट्रेस तो और ज्यादा होगा ना, क्योंकि वहां पे एरिया ही कम होगा, वहां पर एरिया कम होगा। तो जब वहां पे एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो हमें पता है। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को भी कंसीडर कर लेंगे तब आपका और ज्यादा होगा। और सर्कुलर होल के केस में ये एब्सोल्यूट आंसर दे रहे हैं आपको, एब्सोल्यूट आंसर। ध्यान रखिए, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कितना होगा 3। अगर हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को निग्लेक्ट माने, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को निग्लेक्ट माने, तब आपका 190 आंसर होगा, क्योंकि उस समय 95 इंटू 2, उस समय क्या होगा 95 इंटू 2। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये कंडीशनल आंसर हम कर रहे हैं कि अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को निग्लेक्ट माने तो उस सिचुएशन में क्या होगा 190 मेगा पास्कल, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पर 95 हो तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 3 होगा, उस समय आंसर 285 होगा। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन था, इस केस में 570 होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अ मटेरियल, आप नोट कर लीजिए इसको, आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए। अगला, इफ अ मटेरियल हैज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दिया है 2.1, क्या दिया 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर को ही मेगा पास्कल कहते हैं। तो E इक्वल टू 2.1 मेगा पास इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल, क्योंकि 10 टू पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा।
तो 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। ऐसे क्या दिया, अगला वर्ड क्या दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है 0.8 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो, पूछा क्या गया है, पॉइसन रेशियो न्यू। तो अब हमें पता है E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू होता है, E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू होता है, ये आपको पता ही है। तो अब इस E दिया है, हाँ सर 2.1 इंटू 10⁵, G दिया है, हाँ G दिया है 0.8 इंटू 10⁵ 1 प्लस न्यू, ऐसे हो गया आंसर। 10⁵ कट गया, 8 दूनी 16, तो ये क्या आ गया 2.1 बाई 1.6 इक्वल टू 1 प्लस न्यू। तो न्यू इक्वल टू आपका आ गया 0.5 अपान 1.6। देख लीजिए 0.5 अपान 1.6। अरे भाई -1 करोगे, 16 5 21, 0.5 माइनस, तो ये क्या आ गया 5 अपान 16। तो ये आपका क्या आ गया 16 तिया 48, 0.3 और 16 के नाम 16 दूना 32 और 16 पंची 80 पास है। तो 16 का आप 5/16 करेंगे 0.3125 आएगा, 16 48 और 4 16 चौक, तो 16 के नाम 16 4 25, ठीक है 0.3125। तो आंसर क्या होगा 0.31 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था। E दिया हुआ है, G दिया हुआ, रिलेशन पता है, E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, 2G, E का मान रख दिए, G का मान रख दिए, न्यू निकल गया। न्यू इक्वल टू क्या आ गया 0.5 अपान 1.6 और ये आ गया 5/6। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आते पिल्लू सा। द पॉइसन रेशियो ऑफ द मटेरियल व्हिच हैज एंग्स मॉडुलस, का मतलब E दिया है 120 गीगा पास्कल, ठीक है भाई, एंड शियर मॉडुलस G क्या दिया है 50 गीगा पास्कल। अरे यार फिर वही आंसर, तो क्या होगा E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू। तो अब E का मान कितना दिया है 120, G का मान 50 दिया है और यहाँ पे 1 प्लस। अब देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते दिया क्या है, तो एंग्स मॉडुलस 120, शियर मॉडुलस 50, रिलेशन दिमाग में आ गया, यही वाला रखेंगे 50 और ये 100, तो 1.2 आ गया 1.2। अरे भाई 50 दूना 100 भाग करोगे 1.2 इक्वल टू 1 प्लस न्यू, न्यू इक्वल टू 0.2, न्यू इक्वल टू 0.2 आ गया, 0.2 आपका आंसर हो। लो कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए सब लोग। फॉर अ गिवन मटेरियल, कोई भी गिवन मटेरियल, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, इसका मतलब G दिया हुआ है, G कितना दिया है 100 गीगा पास्कल, एंड पॉइसन रेशियो कितना दिया है 0.25, पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.25। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है 2G1 प्लस न्यू, तो 2G1 प्लस न्यू 2 टाइम्स ऑफ G का मान कितना है 100 और 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25। अब यहां से ये सारा आंसर किस में आएगा गीगा पास्कल में, तो ये 200 और ये क्या गया इंटू 1.25 गीगा पास्कल, तो 200 का एक और उसका 54, 250 आ गया, 250 गीगा पास्कल। कितना गुणा कर लीजिए, E का मान पूछा गया, G और न्यू दिया है, G और न्यू दिया हुआ, आपका आ गया 250 गीगा पास्कल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए सब लोग। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, तो मॉडुलस ऑफ जी क्या है गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो गीगा पास्कल ही है, तो मॉडुलस ऑफ गीगा न्यूटन पर डरना नहीं है यार, गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो पास्कल है, तो क्या है E इक्वल टू 200 गीगा पास्कल, एंड पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.25, पॉइसन रेशियो क्या दिया है, पॉइसन रेशियो इक्वल टू 0.25, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है आपका क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है 200 इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू। आपको पता है ये फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू, E इक्वल टू 2G1 प्लस न्यू। तो अब G का मान, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, G का मान आएगा 100 अपान 1.25, 100 अपान 1.25 क्या गीगा पास्कल, 100 अपान 1.25, तो आपका लगभग 80 के आसपास आएगा। अरे 1 से कम ही आएगा यार, 80 आ जाएगा।
80 के आसपास, 80 आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो क्या आएगा 80 गीगापास्कल। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पॉइसन रेशियो वो गामा से दिखा है, कोई बात नहीं पहलवान, गामा पहलवान, तो गामा से पॉइसन, अरे कुछ भी दिखा लो, 1/m से भी दिखाते हैं, ध्यान रखिए। पॉइसन रेशियो को कहीं कहीं 1/m से दिखाते हैं। पॉइसन रेशियो न्यू है, म्यू है, या फिर 1/m, इनवर्स ऑफ पॉइसन रेशियो इक्वल टू m। ये सारी चीजें क्या है, पॉइसन रेशियो। बहुत डरने की बात नहीं, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, पिल्लू बिल्लू। पॉइसन रेशियो ऑफ द, पॉइसन रेशियो गामा, द रेशियो ऑफ पॉइसन रेशियो गामा, द रेशियो ऑफ एंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस इक्वल टू, तो क्या होगा, इक्वल टू, आपको पता है इक्वल टू 2g, अपने वाला ये 1 प्लस न्यू। अब यहां न्यू की जगह क्या दिया है, गामा, न्यू की जगह क्या दिया, गामा, तो ये E/G क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा। वही तो पूछा गया, द रेशियो ऑफ E/G आपसे पूछा गया, तो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा। अगर यही उल्टा पूछा जाता है G/E, अगर यही पूछा G/E तो क्या होता, 0.5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा। बात समझ में आ रही, कितना आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मतलब नोट करते रहे, कितने आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। द रेशियो ऑफ G/E, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, G/E दिया हुआ है, G/E, द रेशियो ऑफ G/E, ठीक है, इक्वल टू 0.4। द रेशियो ऑफ G/E है, E/G नहीं है, तो E इक्वल टू क्या होता है, 2G 1 प्लस न्यू, तो क्या है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो, न्यू पूछा गया है। तो अब यहां से अगर आप देखें तो G/E जो होता है 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस न्यू, अरे ये नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, और ये दिया 0.4, ये दिया क्या 0.4, ये दिया 0.4। तो अब यहां से देखेंगे तो 1/0.8 इक्वल टू 1 प्लस न्यू, 1/0.8 इक्वल टू 1 प्लस न्यू। ये 100/80 करोगे 1.25 आएगा, 1.25 आएगा, समझ में आ रहा है ना। 100/80 करो, 80 के 80 और 80 दूना 160 और 80 बचे, तो 1.25 इक्वल टू 1 प्लस न्यू। तो न्यू इक्वल टू क्या आ गया, न्यू इक्वल टू 0.25, न्यू इक्वल टू 0.25। कितना आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए। G/E दिया है, थोड़ा मतलब क्या है कि एक बार लिखिए कि दिया क्या है, लोग E/G करेंगे, आंसर ही नहीं आएगा, परेशान रहेंगे। तो G/E दिया है 0.4, और G/E जो होगा 1/2 1 प्लस न्यू होगा, और ये 0.4 हो गया, आंसर हो गया 1 प्लस न्यू इक्वल टू 1.25, न्यू इक्वल टू 0.25। तो क्वेश्चन करिए, खुद बात करिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए, ठीक है। क्या दिया, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड को ध्यान में रखते हुए 1 से 2 को सुमेलित करें, मेल करें, मैच करें। तो मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कोड दिया हुआ है, उस कोड को ध्यान में रखते हुए मैच करें। अब ध्यान दीजिए, पहला वर्ड ये मटेरियल प्रॉपर्टीज है, हाँ ये सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज है, अच्छी बात। तो पहला आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज है, दूसरा टेस्ट टू डिटरमाइन मटेरियल। भाई कौन सी प्रॉपर्टी किस टेस्ट से मिलता है उधर दिया हुआ है, और ये प्रॉपर्टीज है। अब पहली प्रॉपर्टी डक्टिलिटी, अब डक्टिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं, ऐसे हाथ में छूते उठाते हैं, दे अरे वाह ये तो डक्टाइल है, ऐसे टेस्ट करते हैं क्या। अरे भाई कोई भी मटेरियल है तो उसकी डक्टिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, तो पहले जाने तो डक्टिलिटी क्या होता है। तो किसी भी मटेरियल का वायर के फॉर्म में इलोंगेट होने की प्रॉपर्टी ही डक्टिलिटी कहलाती है। अब इसमें डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट वायर ड्राइव में होता है, ध्यान रखिए। मैलेबिलिटी अलग होता है, किसी भी मटेरियल को सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी कौन कितनी आसानी से किस
लेवल तक शीट फॉर्म में, कितनी पतले शीट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मेलेबिलिटी बताए। कौन किस लेवल तक कितने पतले वायर में कन्वर्ट हो सकता है वो कौन बताएगा, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक तरीके से फेल्योर से पहले के मैक्सिमम पॉसिबल इलोंगेशन को आपको बताता है। अब ये टेस्ट कैसे किया जाए, ढेर सारे मटेरियल हाथ में पकड़े, दबाए, दबाए, तो दबा के टेस्ट कर लोगे, दबा के उसकी क्या है, अब मान लो अंदर खाली हो और ऊपर सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड हो तो दबा ही नहीं पाए। कुछ प्रॉपर्टी सरफेस से रिलेटेड होती है, कुछ प्रॉपर्टी वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, पूरे पूरे वॉल्यूम में वही चीज होती है, तो ये ध्यान रखना। तो डक्टिलिटी आपके पास है, वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को बता रहा है। बात समझ में आ रही। तो डक्टिलिटी आप कैसे टेस्ट करते हैं सर, डक्टिलिटी हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेंसाइल से, क्योंकि डक्टिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसाइल से, टेंशन से क्या वायर को दबा के बना पाओगे, नहीं, खींच के बनाया जाएगा। तो टेंसाइल टेस्ट करेंगे, फेल होने तक करेंगे। कितना, अगर 5% से ज्यादा अगर आपका इलोंगेशन हो रहा है, ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे ओरिजिनल डायमेंशन 100 सेंटीमीटर है और आपने खींचा है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ा फेल होने तक, फेल होने से पहले, तो उसको डक्टाइल मटेरियल करेंगे। अगर 5% से कम है तो उसको क्या कहेंगे, ब्रिटल मटेरियल। तो डक्टिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे, हम सब लोग टेंसाइल टेस्ट करेंगे। तो डक्टिलिटी आपका क्या हो गया, टेंशन टेस्ट हो गया, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में करते हैं, और भी ढेर सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं। अगला टफनेस, टफनेस क्या, कौन बहुत ज्यादा टफ है, तो टफनेस आपका एक तरीके से क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बिफोर फ्रैक्चर। किसी भी मटेरियल को जब आप तोड़ रहे हो, उस पर काम कर रहे हैं, तो वर्क जो कर रहे हैं उसी के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। एक ऐसा लेवल आएगा कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होगा और मटेरियल फेल कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अप टू ब्रेकेज तक कितनी वो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो टफनेस बताएगा। इसी में मॉडुलस ऑफ टफनेस होता है, पर यूनिट वॉल्यूम और सारी चीजें। तो कुल मिला जुला के अप टू फ्रैक्चर वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो टफनेस है। और टफनेस कैसे टेस्ट करें तो टफनेस को हम इंपैक्ट टेस्टिंग से करते हैं, आइजोड या चारपी टेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी हैमर को उठाए, अब उसको सर भी तो उतना दूर जाना चाहिए था, लेकिन बीच में अगर आप उंगली तोड़ लिए तो उस उंगली तोड़ने में उसकी एनर्जी खत्म होगी ना। तो किसी भी हैमर को एक तरफ उठाया गया और उसको हमने छोड़ा और सोचा था कि दूसरी तरफ भी उतना ऊपर जाएगा, लेकिन बीच में आपने किसी एक मटेरियल को तोड़ा है, तो उस मटेरियल को जिसको तोड़ा है उसको तोड़ने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वही आपकी क्या कहलाएगी, टफनेस। हाँ, ये ध्यान रखिए, अगर आप सडन लोडिंग करते हैं तो जो डक्टाइल मटेरियल वो भी ब्रिटल की तरह ही बिहेव करेगा। अगर आप अचानक से लोडिंग करते हैं, क्योंकि इंपैक्ट टेस्टिंग में हम सडन लोडिंग एक तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है, इंपैक्ट लोडिंग कर रहे होते हैं, सडन नहीं यहाँ पर, क्योंकि हाइट कुछ होती है। तो इंपैक्ट टेस्टिंग में आपका डक्टाइल मटेरियल तो होता है पर वो ब्रिटल की तरह बिहेव करता है। बात समझ में। तो हम सब लोग टफनेस कैसे टेस्ट करेंगे, इंपैक्ट टेस्टिंग से। टफनेस को कैसे टेस्ट करेंगे, इंपैक्ट टेस्टिंग से। एंड्योरेंस लिमिट होता है, तो आप इसमें रोटेटिंग बीम मशीन से टेस्ट किया जाता है। इंपैक्ट टेस्टिंग एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो फटीग टेस्ट से पता चलता है कि कितना मैक्सिमम आप कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस लगाएं और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक वियर कर ले जाए। कोई भी मटेरियल कितना मैक्सिमम कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक वियर कर सकता है, क्या कहलाएगा, एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट किसी भी मटेरियल का सबसे सेफेस्ट लिमिट होता है। अगर आप इससे कम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की लोडिंग करिए, चाहे स्टैटिक लोडिंग करिए चाहे फ्लक्चुएटिंग लोडिंग करिए, मटेरियल फेल नहीं करेगा। एंड्योरेंस लिमिट यील्ड स्ट्रेस से तो बहुत कम होगा ना, क्योंकि यील्ड स्ट्रेस जो आपका बताया गया वो स्टैटिक लोडिंग ग्रेजुअली आप इंक्रीज करके टेस्ट किए, लेकिन एंड्योरेंस लिमिट क्या है, वह मैक्सिमम पॉसिबल कंप्लीटली रिवर्सिबल स्ट्रेस है जिसको मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल तक वियर कर सकता है, सबसे सेफ लिमिट होता है।
ये ध्यान रखिएगा। तो एंड्योरेंस लिमिट को हम फटीग टेस्ट से करते हैं, रोटेटिंग बीम मशीन होती है उससे हम टेस्ट करते हैं, रोटेटिंग बीम मशीन, ठीक है, रोटेटिंग बीम मशीन सबसे सेफेस्ट लिमिट होती है। और भी एंड्योरेंस पर डिटेल एनालिसिस होगी जब कभी फटीग पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। कोई भी मटेरियल है उसमें आपने ऐसे पेनिट्रेट सुई चुभा दिया, चुपके से गए ऐसे सुई चुभा दी, अब कौन मटेरियल कितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, बात समझ में आ रही। गाल पे चुभाओगे अलग और हाथ पे चुभाओगे तो अलग हिसाब किताब है। तो अब हमें क्या करना है कि इसका सरफेस, कौन सा मटेरियल का सरफेस इसके घुसाने, इसको चुभाने को ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। अब देखिए जिसका सरफेस हार्ड होगा, जिसका सरफेस बहुत हार्ड होगा उसमें जब सुई घुसाओगे तो पता लगे सुई टूट जाएगी, सुई का नोक ही दब जाएगा। जो कमजोर होता है वही दबता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला जुला के इसका सरफेस का हार्डनेस डिसाइड करेगा कि ये इसमें पेनिट्रेट होगा कि इसको तोड़ देगा। अब इसी मान लीजिए किसी कोई भी मटेरियल है उसको हम खरोचना चाहते हैं, स्क्रैच करना चाहते हैं, आइडेंटेशन करना चाहते हैं, कोई इंडेंटर से इंडेंट करना चाहते हैं, तो खरोचने की प्रॉपर्टी को कौन रेजिस्ट करेगा, जो ज्यादा हार्ड होगा वो आपको खरोच देगा। हाथ से खरोच लो हाथ कट जाएगा। बस तो हार्डनेस टेस्ट आपको बताया, हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी, वॉल्यूम प्रॉपर्टी नहीं है। हार्डनेस क्या है, एक सरफेस प्रॉपर्टी। जितना जो ज्यादा हार्डर होगा उतना ही वो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करेगा। और हार्डनेस हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हम मशीन बेड बना रहे, लेथ का बेड बना रहे, उस पर टेल स्टॉक स्लाइड कराना है। अब टेल स्टॉक स्लाइड करो तो टेल स्टॉक का बेड तो वही बहुत सस्ता होगा नहीं और हर बार बदल नहीं सकते। तो बेड हार्ड हो ठीक है, कुछ दिन बाद टेल स्टॉक का ग्रुप घिस जाए, टेल स्टॉक बदल दे वो अलग है, पर बेड तो नहीं बदल पाएंगे। तो उस सिचुएशन में वहां पर उसका सरफेस क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। फ्लेम हार्डनिंग से हम करते हैं, उसका सरफेस हार्ड करते हैं। हीट ट्रीटमेंट से हार्डनेस को चेंज किया जा सकता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हार्डनेस को चेंज किया। खैर हीट ट्रीटमेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए, रिफाइन करने के लिए ही किया जाता है। अलग अलग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, अलग अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करते हैं। कुछ टाइम डिपेंडेंट है, कुछ टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब चुभना, एक तरीके पेनिट्रेट करना, चुभ जाना। तो पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टीज को टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि हार्डनेस टेस्ट कैसे करते हैं। हार्डनेस टेस्ट आपके पास ढेर सारे हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, बीकर हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, लूप हार्डनेस टेस्ट भी करते हैं। तो ढेर सारे आपके पास हार्डनेस टेस्ट हैं। तो पेनिट्रेशन के लिए, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन के लिए क्या हो गया, हार्डनेस टेस्ट। तो अब इसी में अगर बात करें तो P का क्या हुआ, P का 3, Q का P का 3, Q का क्या हुआ 1, R का 2 और S का 4, S का क्या हो गया 4, R का क्या 2। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4। थोड़ा मैचिंग देखो, आप सब कुछ जानते हैं, मैच करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नंबर नहीं पा रहे, रटते रहो, करते रहो। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ है भैया, तो 3 1 2 4 हो गया सी पार्ट, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमने ढेर सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कराए एमसीक्यू में, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी आप इस सारी वीडियोज को मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दें और उसके बाद आगे चैनल में कंटिन्यू रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।